सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सी फाउंडेशन पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। तो इस चैप्टर में टोटल 3 यूनिट्स है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यूनिट 1 जो है वो ए कैटेगरी में आती है, यूनिट 2 और 3 जो है सी कैटेगरी में आती है। ओके, सो इस वीडियो में हम तीनों यूनिट कवर कर लेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू पहले जो हमने डिमांड एंड सप्लाई और थ्योरी एंड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन जो किया था उसके कंपेरेटिव तो छोटा है। फर्स्ट यूनिट में और इन जनरल है, ये जनरल है, हमने 11th-12th में पढ़ भी रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि मार्केट कितने तरह के होते हैं। मार्केट फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, मार्केट का मीनिंग देखेंगे, इकोनॉमी में क्या होता है, टाइप्स देखेंगे मार्केट के। उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे मार्केट में, और कुछ 2 प्रिंसिपल पढ़ेंगे बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, तो इकोनॉमी में कुछ गुड्स जो होते हैं, एक सेकेंड, इकोनॉमी में कुछ गुड्स जो होते हैं वो नेचर गिफ्टी टू गिफ्ट होते हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं लगता, जिनकी सप्लाई पे कोई भी चार्ज नहीं लगता, उन्हें फ्री गुड्स कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सारे अदर गुड्स है फ्री गुड्स को छोड़कर, उसमें प्राइस जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो होता है फैक्टर होता है, कि प्राइस ही उस एक्सचेंज वैल्यू होती है उससे की। अब वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू ऑफ यूज़ दोनों अलग अलग बातें हैं। कि जो प्राइस होता है वो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है कि किस प्राइस पे, किस वैल्यू पे जो कॉमोडिटी है वो एक्सचेंज की जा सकती है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर आ सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। और वैल्यू ऑफ यूज़ क्या होता है, वैल्यू ऑफ यूज़ रेफर टू द यूजफुलनेस और द यूटिलिटी दैट इज द एट्रीब्यूट टू विच अ थिंग में हैव टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, की किस वैल्यू पे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ यूज़। ठीक है, वैल्यू इन द एक्सचेंज और द इकोनॉमिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड सर्विस विच मे ऑब्टेन इन द मार्केट इन द एक्सचेंज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। कि किसी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ये होती है, प्राइस को वैल्यू एक्सचेंज कहते हैं कि किस वैल्यू पे कोई भी चीज़ जो है कमोडिटी है वो प्रोड्यूस एक्सचेंज की जा सकती है इन द मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट का ही मीनिंग है, उससे पहले सेगमेंट सेंटिमेंटल वैल्यू देख लो। सेंटिमेंटल वैल्यू वो है कि जो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ठीक है ना, मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखे कि तुम अपनी कार मेरे को बेच दो, मैं पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। अब उसकी उसकी गुलामी की क्या कीमत है, उसकी सेंटिमेंटल क्या, उसकी फीलिंग्स की क्या, जो जिसकी वैल्यू जो है जजमेंट पे बेस हो। ठीक है ना, जैसे तो सेंटिमेंटल वैल्यू जो है इकोनॉमिक्स में वो कंसीडर नहीं की जाती, सिर्फ एक्चुअल जो एक्सचेंज वैल्यू है, जो प्राइस है, वही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होती है, बाय इन द मार्केट होती है। कि मार्केट का मीनिंग है क्या, मार्केट का मीनिंग है सप्लाई एंड डिमांड, बस। सप्लाई और डिमांड मिलकर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलकर मार्केट बना देते हैं, और जो जिस पॉइंट पे दोनों रेडी हो जाते हैं खरीदने और बेचने के लिए, उस पॉइंट पे प्राइस फिक्स हो जाती है, मतलब कि उस प्राइस पे, उस वैल्यू पे एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, अ मार्केट इज सिंपली ऑल दोज बायर एंड सेलर ऑफ द गुड एंड सर्विस हु इन्फ्लुएंस द फायर हु इन्फ्लुएंस प्राइस। कि मार्केट में वही आते हैं, वही सारे बायर्स और सेलर्स आ जाते हैं जो प्राइस में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं मार्केट के, कि इसमें बायर और सेलर होते हैं, इसमें प्रोडक्ट या सर्विस होती है, इसमें बार्गेनिंग फॉर द प्राइस होती है बाय द बायर, बाय द सेलर, हाँ बायर। ठीक है ना, बार्गेनिंग ऑफ प्राइस मतलब कि प्राइस सेलर कहेगा मैं ज़्यादा में बेचूंगा, मतलब बार्गेनिंग समझते हो ना। कि बार्गेनिंग मतलब दोनों दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, प्राइस कोई भी एक डिसाइड नहीं करता, दोनों बार्गेनिंग कर कर एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन होनी चाहिए मार्केट में, वन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस एट गिवन टाइम। कि एक टाइम पे एक कोई भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक ही प्राइस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट को आगे क्लासीफाई कर रखा है। कि मार्केट तो वैसे बेसिकली देख रहे तो एक प्रोड्यूसर मार्केट भी हो सकती है और एक फैक्टर मार्केट भी हो सकती है। प्रोड्यूसर मार्केट वहाँ होते हैं जहाँ से कस्टमर अपने कस्टमर या हाउस होल्ड कमोडिटीज़ या गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं जो उन्हें उनकी सेटिस्फाई कर सकती है नीड्स। ठीक है, और फैक्टर मार्केट्स वो होते हैं जहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो मार्केट में से, फैक्टर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने जो फैक्टर है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसे बाय करता है। तो फैक्टर मार्केट जो होती है वो प्रोड्यूसर्स के लिए होती है, और जो प्रोडक्ट मार्केट होती है वो कंज्यूमर्स के लिए होती है। अब फैक्टर जो जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदते हैं उसे तो नॉर्मली प्राइस ही बोलते हैं, जिस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फैक्टर मार्केट में खरीदते हैं उसे फैक्टर प्राइस बोलते हैं। ओके, अब आगे क्लासीफाई कर रखे हैं मार्केट्स को, तो मार्केट जो है वो उसको इन बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया पे, टाइम पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे, रेगुलेशन पे, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे, और टाइप ऑफ कंपटीशन पे। ठीक है, तो हर एक बेस देखते रहते हैं। बेस नंबर 1 है जियोग्राफिकल एरिया पे, कि कितने रीजन में मार्केट फैली हुई है।
ठीक है, क्या मार्केट का जियोग्राफिकल एरिया है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देखिए तो एक होते हैं लोकल मार्केट जो होती है, जैसे कहीं में सैटरडे बाज़ार या संडे मार्केट होती है कहीं पे, या कहीं पे मंडी होती है, सब्जी मंडी, ठीक है। तो ये क्या है, एक लोकल मार्केट इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो सेलर है और बायर है वो सिर्फ लोकल एरिया तक ही लिमिटेड है, और यहाँ पर सिर्फ जनरली पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाएगी वही बिकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बल्कि ऐसा नहीं है कि यूएसए से कोई ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ बेचे, नहीं, ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा लोकल मार्केट में। जो पेरिशेबल गुड्स है जो वहीं प्रोड्यूस होते हैं वहीं बिक जाते हैं, वो लोकल मार्केट में बिकते हैं, ठीक है। अब है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट जैसे अगर हम पंजाब और हरियाणा वाली साइड देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होगी, जैसे छोले भटूरे में मेनली, ये तो ऐसे ही मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो वैसे अब आजकल तो डाइवर्सिफाई हो चुका है पूरा इंडिया, कि जैसे जो फूड आइटम्स है, कुछ फूड आइटम्स, कुछ क्लोथिंग का वो कि वो सिर्फ एक रीजन में ही मिलेगी, लोकल नहीं होगी, वो लोकल से थोड़े बड़े होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन, कुछ सिटीज़, कुछ स्टेट के पार्ट में ही कुछ क्लस्टर ऑफ स्टेट में ही फैले होएगी, उसे रीजनल मार्केट कहते हैं। उसके बाद जो पूरे ऑल ओवर द नेशन, पूरे ऑल ओवर द कंट्री फैला हो, उसकी डिमांड हो उस कम्युनिटी की, उसे उसे फिर कह देते हैं नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट का एग्जांपल है कोई हिंदी बुक, यहीं पे दे रखे हैं, हिंदी बुक हैव नेशनल मार्केट, ठीक है। उसके बाद नेशनल मार्केट से भी बड़ा हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट, कि इंटरनेशनल मार्केट हो गया कि जहाँ पर जिसकी डिमांड इंटरनेशनली भी हो और जो एक्सचेंज की जा सकती हो इंटरनेशनली, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। उसके बाद सेकंड बेसिस आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में वो आती है जहाँ पर जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, मतलब डिमांड अगर बढ़ भी जाए। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, यहाँ पर टाइम से रिलेटेड, आप ये समझो कि डिमांड और सप्लाई कैसे है, फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट में जो सप्लाई होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज की नहीं जा सकती। तो और जितनी सप्लाई है बस वो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद डिमांड, उसके बाद और डिमांड एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एग, फ्रूट वगैरह। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट। उसके बाद है शॉर्ट पीरियड मार्केट। इसमें क्या होता है, जो कुछ कुछ सप्लाई के कुछ सप्लाई का कुछ पार्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा एडजस्ट, मॉडरेटली एडजस्ट किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू डिमांड, चेंज इन डिमांड के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल बन जाते हैं, और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी जो है वो एडजस्ट की जा सकती है। अब आपको यहाँ लॉन्ग रन, शॉर्ट रन के बारे में आ रहा होगा, हाँ, उससे भी रिलेटेड है, उससे भी रिलेट कर सकते हो कि फैक्टर जो है सारे के सारे वेरिएबल है, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में प्रोड्यूसर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल भी, सारा कुछ कैपिटल भी एडजस्ट कर सकते हैं वो। उसके बाद वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट जो सिक्योर होते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये बहुत लंबे समय के लिए चलते हैं, और ये जो फैक्टर इसे डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर्स है, जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कैपिटल, सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है। उससे उसके बाद अगला बेसिस आ जाता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन अब दो तरीके की हो सकती है, कि एक तो कि करंट ट्रांजैक्शन की अभी एक्सचेंज होएगा तो अभी ओनली कैश, मतलब कि स्पॉट ट्रांजैक्शन की कैश ट्रांजैक्शन की कैश पेमेंट होगी, इमीडिएटली पेमेंट होगी। और फ्यूचर ट्रांजैक्शन या फॉरवर्ड मार्केट जहाँ पर फ्यूचर ट्रांजैक्शन हो जाए, कि लोन मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा भी था इसके बारे में, कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसके बारे में। उसके बाद है रेगुलेशन, कि एक रेगुलेटरी मार्केट होती है जो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेट करती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। और अनरेगुलेटेड मार्केट जहाँ पर जो फ्री मार्केट होती है, कोई भी स्टिपुलेशन, कोई भी नहीं होता स्टिपुलेशन ऑन द ट्रांजैक्शन, जैसे कि कोई भी बाजार, हट बाजार, वीकली मार्केट, ऐसे ऐसे। उसके बाद है होलसेलर मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर जो कॉमोडिटीज़ है वो खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है इन बल्क। होलसेलर मार्केट में इन बल्क टू होता है, और जनरली ये B2B ट्रांजैक्शन होती है, बल्कि बिजनेस टू बिजनेस होता है। और रिटेल मार्केट में B2C होती है, और यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेची जाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हो सकती है परफेक्ट मार्केट, इनपरफेक्ट मार्केट, ओके। यहाँ पर ऑन द बेसिस में दो दे रखी है, और उन्होंने कहा कि नीचे पड़ेगा। हम नीचे पढ़ते हैं तो आता है कि परफेक्ट मार्केट वो होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन वो होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सारे के सारे एक ही सामान बेचे, मतलब एक ही प्रोडक्ट बेचे। जैसे एक बाजार है, जैसे
दाल बाजार है, या जहाँ पर सारी बहुत सारी किराना की दुकान है और सारे की सारे किराना दुकान रिटेल ही है, मतलब वो अपना सामान नहीं बेच रही, वो पैकेट बंद सामान नहीं बेच रही है। और पैकेट बंद सामान भी क्या है कि एक ही ब्रांड के सारे, अगर नमक है तो टाटा सोल्ट है या पतंजलि सोल्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे, बल्कि सारे लोग एक ही चीज़ बेच रही है और इतने सारे लोग हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है यहाँ। यहाँ बताओ, सेलर भी बहुत सारे और सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट बेच रही है। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या होता है, सेलर तो बहुत सारे होते हैं। ये अगर हम बड़े स्केल पे देखें, सेलर तो बहुत सारे है कि और प्रोडक्ट भी एक ही है, लेकिन नहीं, सेलर तो एक ही है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रखा है, एग्जांपल दे रखे शैम्पू मैन्युफैक्चर की, जो शैम्पू मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्होंने या तो एग्जांपल गलत दे रखा है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब कि सेलर बहुत सारे लेकिन सारे अलग अलग प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, कि एक जनरल बाजार में एक कारपेंटर की दुकान है, एक एक तरफ बैंक है, एक तरफ करियाने की दुकान है, एक तरफ कपड़ों की दुकान है, ऐसे ऐसे। उसके बाद मोनोपोली, मोनोपोली वो होता है जहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है और वही रूल करता है और वो प्रोडक्ट बेचता है और वही रूल करता है, जैसे इंडियन रेलवे। मोनोपोली तो वैसे बहुत कम देखने को मिलती है, और वहीं पे देखने को मिलती है जहाँ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जैसे इंडियन रेलवे एटॉमिक रिसर्च पे, ठीक है। उसके बाद ओलिगोपोली, ठीक है ना, अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो सॉरी। ओलिगोपोली में क्या होता है, कुछ सेलर्स होते हैं, कुछ ही सेलर्स होते हैं और जो कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट एक आपस में सब्सिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसे मार्केट जहाँ पर कुछ ही लोग, कुछ ही प्रोड्यूसर्स है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल है टेलीकॉम इंडस्ट्री की, एयरटेल आइडिया, नाम गिनवा सकते हैं, मतलब एयरटेल आइडिया और गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल, उसके बाद जियो अपना। तो ये सारा मोनोपोली है, इसमें अब और तो नहीं है ना, और तो बहुत सारे तो नहीं है ना, आइडिया वोडाफोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये टेबल दे रखा है कि नंबर ऑफ सेलर्स परफेक्ट मार्केट में लार्ज बहुत ज़्यादा होती है, मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा होते हैं और इसमें कम होते हैं और इसमें एक ही होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, इसमें होती है, राइटली लिखा है मतलब होती है। और इसमें जो है नहीं, क्योंकि इसमें नहीं होती, क्योंकि वो दोनों सारे ही कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट होते हैं, मतलब सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। उसके बाद इसमें होती है क्योंकि एक ही बंदा एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट होती है, कि तो थोड़ा सा भी अगर किसी ने काम कम कर दिया रेट, तो सभी कस्टमर उसी से प्रोडक्ट लेंगे। इसमें इसमें ज़्यादा होती है और इसमें स्मॉल होती है और इसमें स्मॉल होती है। इसमें तो वैसे नन ही होती है, कि जब मोनोपोली है, एक सिंगल बायर है, तो जितना मर्जी प्रोडक्ट बेच ले वो। और इसमें एक स्मॉल होती है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, कि इसमें कोई प्राइस का कंट्रोल नहीं होता है, इसमें सम होता है, इसमें सम होता है, इसमें वेरी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वेरी कंसिडरेबल होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू, वही है पुराना घिसा पीटा सा। टोटल रिवेन्यू है अभी तक जितना भी टोटल यूनिट्स को बेचकर जो भी प्राइस आया उनसे टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस डिवाइड बाय द क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है ना। तो एवरेज रिवेन्यू एक तरह से प्राइस ही है। और मार्जिनल रिवेन्यू जो है कि एडिशनल यूनिट जो बेची है कमोडिटी की, उससे हमें क्या रिवेन्यू आया है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला ये होता है और ये भी होता है, ठीक है। ये टेबल दे रखा है और टोटल रिवेन्यू सारे मार्जिनल रिवेन्यू का सम होता है, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है वो एक्चुअली में स्लोप ही होता है, अगर ग्राफ के थ्रू भी देखें तो। जो मार्जिनल रिवेन्यू होगा वो होगा कि कितना ये बड़ा है और कितना ये बड़ा है, तो ये एक तरह से स्लोप ही हो गया। और स्लोप अगर जिन्होंने मैथ ले रखी होती है, स्लोप होता है डेरिवेटिव, तो डी टी आर अपॉन डी क्यू, ठीक है ना। और डिमांड कर्व जो होता है वो स्लोप डाउनवर्ड ही करता है जनरली, और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ कुछ रिलेशन बता रखा है कि जब मार्जिनल रिवेन्यू बताता हूँ, अगर मार्जिनल रिवेन्यू तो हमेशा कम ही होता रहता है एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीजेज, और जब वो जीरो होता है तब एवरेज रिवेन्यू मैक्सिमम होता है, और तब टोटल रिवेन्यू भी मैक्सिमम ही होता है, क्योंकि उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू माइनस होता है और एवरेज रिवेन्यू भी गिरता है और टोटल रिवेन्यू भी गिरता है। टोटल रिवेन्यू इस पॉइंट के बाद ही गिरता है और ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जैसे कि इलास्टिसिटी तो इन्फिनिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है कि ये एक तरह से प्राइस ही है, कि क्वांटिटी अगर प्राइस अगर थोड़ी सी भी कम हो तो क्वांटिटी एकदम बढ़ जाएगी।
ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द MRTR और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये एक फॉर्मूला है कि MR इजिकल टू AR इंटू इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी। ठीक है ना, ये दो नए फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये याद करने पड़ेगा आपको। ठीक है ना, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये फिर से वही रिलेशनशिप बता रखा है और इसे थ्योरी में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल्स। ये दो प्रिंसिपल्स है कि जो मार्केट का बिहेवियर में दो ये होता ही हमेशा होता ही है कि सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जो प्रोडक्ट है, जो फर्म है, उसको प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है कि प्रोडक्ट ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉस पे नहीं बेचना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल ये है, फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल एट अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। ठीक है, इफ़ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर वही मैट नहीं हो रही है, कि टोटल कॉस्ट ही अगर रिवेन्यू से ज़्यादा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो उनको नहीं करना चाहिए, तो उनको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 2 है ये कि जो फर्म है, ये रिलेशनशिप बता रखे कि जो फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी तभी कमा सकती है जब वो उस लेवल ऑफ आउटपुट पे तक एक्सपेंड करे जहाँ पर लेवल ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू द लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, जब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कमा रही होगी, और जो फर्म है वो उसी आउटपुट तक प्रोड्यूस करेगी। ओके, ये आगे एक्सप्लेन कर रखा है इसको। इन कंक्लूड फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड द इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद ये भी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है, और इसके बाद है सेकंड यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, कि प्राइस अब कैसे डिटरमाइन होती है। सिंपल सा है कि प्राइस डिटरमाइन होती है मार्केट से, मार्केट ही डिटरमाइन करता है प्राइस को, कि सप्लाई और डिमांड जो मॉडल है वही प्राइस को डिटरमाइन करता है। इन जनरल व्यू इट इज़ द इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई दैट टेंड्स टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम और प्राइस जो इक्विलिब्रियम है वो डिमांड एंड सप्लाई ही बताता है। और कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है जहाँ पर मोनोपोली होगी, वहाँ तो प्रोड्यूसर जिस मर्जी प्राइस पे बेच ले, कंज्यूमर के पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट एनालाइज द टर्म इक्विलिब्रियम रेफर टू द स्टेट ऑफ मार्केट इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट समझते हो, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल इफ एनी डिस्टर्बेंस, बल्कि हाँ, कि अगर कुछ भी चेंज आ जाए, बल्कि या तो इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है, कि अगर कुछ भी अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी अपने आप इफेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस अपने आप को इन रिलेशन टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब चेंजेस बता रखे इन द डिमांड एंड सप्लाई। कि ये बता रखे कि डिमांड अगर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या सप्लाई इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पर याद करो एक मूवमेंट होती है कि चेंज होता है, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है। ठीक है ना, मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर चेंज हो रहा है कि जो है अदर फैक्टर के कारण, जो प्राइस से रिलेटेड के एक्सेप्ट जो अदर फैक्टर्स है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो चेंज हो रहा है प्राइस डिमांड या सप्लाई में, तो उसके कारण जो प्राइस है या इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कैसे इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले बता रखा है कि इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में ये या तो याद कर लो या तो ग्राफ दिमाग में बनाकर कर लेना, कि जब भी ये चीज़ याद रखना, जब भी डिमांड जब इंक्रीज होगी तो राइट में जाएगी, डिमांड कर्व राइट में जाएगा, और यही चीज़ सप्लाई में, अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व राइट में जाएगा, और डिक्रीज होगा तो दोनों लेफ्ट में ही जाएगी। बस ये चीज़ याद रख ली तो एक अगर कोई भी आपके पास आया कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ मूव करेगा। तो बस ग्राफ बना लेना दिमाग में, या फिर अगर ये याद रखते तो रख लेना कि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। और ग्राफ के थ्रू बता रखे हैं, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो ग्राफ है भी नहीं कि समझाना पड़े। उसके बाद सप्लाई में अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई में इंडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि सप्लाई इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, और सप्लाई
डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस अप जाएगा। ठीक है, अब ये तो केस थे कि एक ही चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब दोनों चीज़ अगर स्टिमुलसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इस केस में क्या होएगा? तो दो केसेस हो सकते हैं कि दोनों या तो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज, बल्कि दोनों सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, या दोनों या अलग चेंज हो रही है, मतलब या दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहला केस है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो हम देखेंगे कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड अगर इक्वल टू चेंज इन सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सुन लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट रहेगा अगर चेंज इन डिमांड इक्वल टू चेंज इन प्राइस है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज इन और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर जो इंक्रीज इन डिमांड है वो मोर देन इंक्रीज इन द सप्लाई है तो उस केस में हम उसे ट्रीट करेंगे एज इंक्रीज इन डिमांड ओनली, कि इक्विलिब्रियम प्राइस उस केस में ज़्यादा ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि अगर इस केस में अगर इक्विलिब्रियम डिमांड अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, अब दोनों इंक्रीज हो रही है तो बस देखिए, देख लेना कौन सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है वो उसको समझ लेना कि वही सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, और वो जो रिलेशनशिप बनता है वो लगा देना। अगर इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा। ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ बना लेना। अगर इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है टू द इंक्रीज इन डिमांड तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, और एक रिलेशनशिप बता रखा है कि अगर दोनों डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होती है तो जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो बढ़ती है, बट द चेंज इन द इक्विलिब्रियम इन द प्राइस इज अनसर्टेन। पर जहाँ दोनों डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज होती है, वहाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है डिक्रीज होती है, बट द चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन। कि प्राइस का पता नहीं, ये तो जनरल बात है ना कि प्राइस का पता नहीं, लेकिन क्वांटिटी और सप्लाई अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसी डायरेक्शन में क्वांटिटी भी हो जाएगी। अब दूसरा जो केस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो एक केस ये बनता है कि जो डिमांड डिमांड इंक्रीज हुई और सप्लाई डिक्रीज हुई। तो अगर हम मन में भी सोचे अगर डिमांड इंक्रीज हुई है और सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो डिमांड इंक्रीज हुई है तो और सप्लाई इंक्रीज हुई है तो क्या होएगा मार्केट में? अगर ऐसे ही सोच ले हम तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज ही होगा। ठीक है, पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच के इंक्रीज हो रहा है। और अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड, अपने मन में ही सोच लेना यार, कोई भी एग्जांपल ले लो कि किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज, उसके बाद ये बता रखा है कि व्हेन द डिमांड इंक्रीज एंड द सप्लाई डिक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेज बट नथिंग सर्टेन कैन बी सेड अबाउट द चेंज इन द, कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो राइज हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी का हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, वो कुछ नहीं कह सकते प्राइस के बारे में। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में जहाँ पर डिमांड डिक्रीज होती है और सप्लाई इंक्रीज होती है वहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा, लेकिन क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो हम तब बता सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन किस मात्रा में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखी है ये। ठीक है, और चैप्टर खत्म है यहाँ पर। ये वाली यूनिट assuming x is a normal good holding everything else constant, assume the income rises and the price of the factor of the products also increase, what are the most likely to be new equilibrium price? तो ये केस है कि इनकम राइज हुआ है, इनकम राइज हुआ होगा, इनकम राइज हुआ होगा तो डिमांड भी बड़ी होगी, डिमांड बड़ी होगी तो सप्लाई तो वही है, तो प्राइस भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो एक्स इज अ नॉर्मल गुड। एक मिनट में देख लेता हूँ डी। तो ठीक है, तो इसमें जो है S1 तो वही रहेगा और ये बढ़ जाएगा तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो D2 और S1 फिफ्थ। तो आंसर देख लेते हैं। व्हेन द इनकम राइजेस द डिमांड ऑफ द कस्ट शिफ्ट टू राइट, एक्स गिवन टू बी नॉर्मल गुड एंड इंक्रीज द न्यू डिमांड एट पॉइंट टू कह रहे हैं तो डिमांड एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड। अच्छा, अब
ये ना देखो कि अब सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, हम शॉर्ट रन में नहीं देख रहे हैं, हम थोड़ा लॉन्ग रन में देख रहे हैं कि अगर इनकम राइज होगी तो जो रॉ मटेरियल है उसके भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो पॉइंट 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वी आर एनालाइजिंग द मार्केट ऑफ गुड्स एट द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटेंट गुड वाई डिक्लाइन, की प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द इज गुड और प्रोडक्शन इज ऑफ गुड, की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, मतलब डिमांड कम हुई है, डिमांड कम हुई है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई है। तो डिमांड जो है वो कम हुई है और सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई है, तो 0.9। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री, ओ सॉरी, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री की जगह कॉम्पिटिटिंग गुड समझ लिया था अपने दिमाग में। तो कॉम्प्लीमेंट्री है कि प्रिंटर और इंक वाला केस, तो उस केस में डिमांड बढ़ेगी ही, डिमांड बढ़ेगी और जो है सप्लाई भी बढ़ेगी, तो 7 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हैवी रेन्स इन द महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005 एंड 2006 कॉज अ हैवोनिक विद द, हैवोनिक मतलब इंक्रीज इन द प्राइस ग्रोथ, हैवोनिक या इंक्रीज है डिक्रीज है। तो सप्लाई जो है सप्लाई कम हो चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है तो डिमांड तो उतनी ही रहेगी, डिमांड इनकम पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि, तो सप्लाई कम हो चुकी है और डिमांड वही है, तो 0.3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अज्यूमिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू द प्राइस ऑफ द न्यू कार टू बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, बट तो डिमांड इस साल बढ़ जाएगी, तो इस साल डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ रहेगी, तो 5 आएगा। ठीक है, और यही आंसर थे, और इसके साथ ये वाली यूनिट खत्म होती है। अब जो अगली यूनिट है प्राइस एंड द आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द डिफरेंशियल मार्केट फॉर्म, वो करेगी। सो गाइस, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट का यूनिट नंबर 3, जो कि है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म। तो अब तक हमने क्या देखा था कि कितने तरह की मार्केट्स होती है और उन मार्केट्स में इक्विलिब्रियम कैसे आता है और डिमांड सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होए तो क्या इफेक्ट आता है। अब तक हमने ये देखा था। ये इस चैप्टर की सबसे मेन यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट है, यूनिट नंबर 3। ये उन दोनों यूनिट को मिला भी दो तब भी उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसका क्या मतलब है। जो चैप्टर नंबर हमने 3 में पढ़ा था थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, और जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उन सबका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगेगा और वो डिटरमाइन करेगी प्राइस और आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। अब जितनी टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी थी ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, जैसे इनपरफेक्ट, परफेक्ट और इनपरफेक्ट में आगे सारे, और जितनी भी सारी की उन सब में हम ये देखेंगे कि प्राइस और कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन का। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़ लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कब होगा। एक होता है प्योर कंपटीशन, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क है हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्योर कंपटीशन क्या होता है। अगर ये तीन फीचर्स फुलफिल हो रही है तो वो प्योर कंपटीशन है, और अगर तीन के अलावा ये तीन फुलफिल हो रही है तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्योर कंपटीशन भी आता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक पर प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन हो। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जो पहले 3 फीचर्स है जो प्योर कॉम्बिनेशन में भी है, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होती है। किसी भी जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, और इतने लार्ज होते हैं कि एक सेकंड, इतने लार्ज होते हैं कि कोई भी बायर, कि इतने सारे बायर्स एक ही प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं कि कोई भी एक बायर मोनोपोली नहीं कर सकता, मतलब प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता कि बायर कहे कि मैं तो ये 10 रुपये का प्रोडक्ट 15 रुपये में बेचूंगा। तो इतने सारे बायर्स है कि कस्टमर उसके बाद जाने बंद कर देंगे। ये नहीं कि उसने चेंज कर दिया तो प्राइस चेंज हो जाएगा। वो आउटपुट या प्राइस को डिटरमाइन करने की ताकत नहीं रख सकता, इतने सारे नंबर ऑफ सेलर्स है और बायर्स भी। ठीक है, उसके बाद जो फीचर नंबर 2 है कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मतलब कि सभी के सभी जैसे मैंने आपको दाल बाजार में कहा था, सभी के सभी करियाने की दुकान पे सेम सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सेम सेम कंपनी है, समझ रहे हो, या सभी के सभी मूंगफली बेच रहे हैं, सभी के सभी आइसक्रीम बेच रहे हैं, बल्कि कोई क्वालिटी का भी कोई डिफरेंस नहीं है, तब भी होमोजीनियस उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है कि जो फर्म्स है, जो बिजनेस एंटिटीज है, वो उनके उनके उन पे कोई बैरियर भी नहीं लगा हुआ कि एंट्री या एग्जिट पे, कि वो कभी भी आ सकती है, कोई भी नई एंटिटी मार्केट में एंटर हो सकती है, कोई भी नई एंटिटी निकल सकती है। उसके बाद नंबर 4 पे जो है कि अब ये सारे प्योर कंपटीशन है, ये पॉइंट्स थे। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या अलग होता है प्योर कंपटीशन से, कि परफेक्ट नॉलेज होती है हर एक बायर को और सेलर को, नॉलेज मार्केट कंडीशन की परफेक्ट नॉलेज होती है। ये अजम्पशन हम मानकर चलते हैं उसमें परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो लो होती है। ठीक है ना, बल्कि एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगती, टाइम और मनी कम लगता है। ठीक है,
और सारी की सारी, अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है कि सारी की सारी जो फर्म्स है वो पॉइंट्स प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर कोई भी नहीं है, प्राइस मेकर मार्केट है। और सारी सारी इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, वो जो मार्केट जो डिटरमाइन करेगा प्राइस उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना तो वो लॉस में, वो प्राइस मेक नहीं कर सकती, प्राइस को जरा सा भी डिटरमाइन नहीं कर सकती एक फर्म, क्योंकि इतने नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है कि एक फर्म की कोई भी अहमियत ही नहीं है, बस वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो बस कर रही है, नहीं कर रही तो रहने दो। उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंदर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो जो प्राइस इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री अलग है, फर्म अलग है। इंडस्ट्री मतलब होल मार्केट, ठीक है, जिसमें सारी की सारी फर्म्स आ जाती है। और एक हम देखिए आगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर कंपटीशन मार्केट, ये देखेंगे। तो इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम तब आता है जब टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल हो, जब टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इज इक्वल टू द टोटल डिमांड, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और उसी प्राइस पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री का ये इक्विलिब्रियम का रूल है, ऐसे प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है, ठीक है, कि जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसका जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है। अब आपको ये तो नॉर्मल सी बात है, तो पता ही थी। अब रुक जो, अभी जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म में आता है कि जो अब देखो ये है इंडस्ट्री का, ये देखो ये मार्केट का है, बल्कि मार्केट मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये है इंडिविजुअल सेलर मतलब फर्म, ठीक है। तो जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। तो जो मार्केट सेट करेगा, जो इंडस्ट्री सेट करेगी, वो उससे प्राइस लेना पड़ेगा। और अब इसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस तो यही होगा। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट हमने वो निकालना है जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट्स पे, मतलब कि जितना मर्जी क्वांटिटी सेल करे इसी प्राइस पे करनी पड़ेगी, चाहे 1 यूनिट करे, चाहे 10 यूनिट करे, चाहे 50 यूनिट करे, ठीक है। और इससे ऊपर कर दी तो कस्टमर लूज हो जाएगी, ठीक है ना, कि कस्टमर लूज हो जाएगा, कस्टमर दूसरे उस पर सेलर पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे होमोजेनियस बना रहे हो, लास्ट नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है। और इससे नीचे गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि नीचे जाए, प्राइस नीचे करे। तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो मार्केट डिसाइड कर लेती है। अब उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आउटपुट जो है वो तब होगा जब उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा। तो फर्म जो है इक्विलिब्रियम पे तभी कही जाती है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। द आउटपुट ऑफ विच गिव मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ये जो प्राइस है वो तो वो डिसाइड कर ही नहीं सकते, तो आउटपुट को देखते हैं, ठीक है। यही जो है, अब जब सारा कुछ कांस्टेंट है तो यही होगा एमआर होगा, और यही होगा एआर, एवरेज रेवेन्यू भी यही होगा। अगर देखो ये इंडस्ट्री का सप्लाई है, इस पे सेकंड 2 रुपीस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब यही अगर हम इसका देख रहे तो 2 रुपीस में जितनी मर्जी क्वांटिटी सोल्व करो, जो एवरेज रेवेन्यू है 2 ही आएगा, मतलब 8 की 8 इंटू 2 16, समझ रहे हो, मतलब कि प्राइस तो उतना ही रह रहा है, तो टोटल रेवेन्यू जो आएगा वो वेरी करेगा इन प्रोपोर्शन टू क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट ही आएगा, जो कि इक्वल होगी, जो कि प्राइस के इक्वल होगी। तो एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। और यही डिमांड कर्व होती है फिर, ठीक है ना, डिमांड कर्व भी यही होती है। उसके बाद कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, कि ये सारी कंडीशन, ये दो कंडीशन दे रखी है कि ये फुलफिल होने पर फर्म इक्विलिब्रियम पे होती है। सबसे पहले है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है, अभी ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन देखिए, अभी हम मार्जिनल कॉस्ट की देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट, याद करो मार्जिनल कॉस्ट कैसे होती है। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है कि पहले डिक्रीज होती है, फिर एक पॉइंट के बाद इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। और प्राइस का कर्व ऐसा है। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एम आर इजल टू एमसीओ, मार्जिनल कर्व इजल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक तरह से सप्लाई होगी, तो मार्जिनल रेट इजल टू डिमांड होगी, ठीक है ना, क्योंकि मार्जिनल रेट इजल टू ए आर इजल टू डिमांड। तो और मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ एमआर से मीट करेगी वहाँ होगा। अब इस डायग्राम में ही देखिए तो दो जगह मीट कर रही है। तो अब दूसरी कंडीशन यही है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट फ्रॉम बिलो होनी चाहिए, मतलब अपवर्ड, जब एमसी जो है अपवर्ड स्लोपिंग है कि नीचे से कट करनी चाहिए, मतलब नीचे से ये तो ऊपर से कट होकर नीचे आ रही है, ये नीचे से कट होकर जा रही है। तो ये वाला जब एमसी इंक्रीज हो रहा हो तब, ठीक है ना। हमने ये अगर हम देखें तो ये फेज में जो है कि फेज 1 है जहाँ पर कॉस्ट, जहाँ पर समझ रहे हो ना, वो 3 फेजेस याद है ना, कि पहला फेज है जहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, तब कॉस्ट कम होती जा रही है। सेकंड स्टेज है कि कॉस्ट कम हो रही है, बल्कि कम हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे कम हो रही है, ठीक है। सेकंड स्टेज पे रहना बेटर। और थर्ड स्टेज ऐसा है कि कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस पे तो कभी नहीं रहना। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेज पे नहीं रहना होता, सेकंड स्टेज पे रहना होता है। तो सेकंड स्टेज यही है, ठीक है ना। सेकंड स्टेज यही है कि नीचे से ऊपर आना, ये वहाँ से लिया गया। तो ये है इंडस्ट्री का, और ये इन्होंने डिमांड्स वो कर दी। उसके बाद ये सप्लाई जो है एमसी है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर एमसी इक्वल टू एमआर है, और जो एमसी कर्व है वो कट फ्रॉम बिलो है टू एमआर कर्व, ठीक है। ये है शॉर्ट रन में। तो यही बता रखा है कि शॉर्ट रन में जो है एमसी जो होता है वो सप्लाई कर्व की इक्वल होती है, और जो एमआर होता है वो डिमांड कर्व की होता है, ठीक है। अब एमसी में भी जो मार्जिनल कॉस्ट, अगर कम कॉस्ट को देखें तो अब एवरेज पे देखते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट हो सकती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। तो ठीक है, तो एवरेज, तो ना ये चीज़ होती है कि दोनों का ग्राफ अलग अलग होता है, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी है, एवरेज टोटल को ये एमसी का अलग है, ठीक है, दोनों का अलग अलग है।
ठीक है, तो कंपनी को प्राइस कहाँ तक नहीं गिराना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे गिरा सकती है, एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है उससे प्राइस नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही मीट ना कर पाया तो कंपनी उस प्रोडक्ट को क्यों बेचेगी? जो प्रोडक्ट सिर्फ एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो कॉस्ट लग रही है उस पर, अगर वही वो ना ला पाया तो उसको कॉस्ट को बेचने का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पर एवरेज कॉस्ट प्राइस बिलो द एवरेज कॉस्ट है, वहाँ पर जो सप्लाई होगी वो जीरो होगी, बिकॉज फर्म जो है अनेबल टू मीट इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस है, वहाँ वहाँ फर्म ढूंढेगी कि कहाँ प्राइस इक्वल टू एमसी है, और वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि कंपटीशन मार्केट में फर्म जो है वो क्या प्रॉफिट कमा सकती है और लॉस कमा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ और ना भी। ठीक है, लॉस भी कमा सकती है, प्रॉफिट भी कमा सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेज में क्या है तीनों कॉन्सेप्ट? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब जो एंटरप्रेन्योर की जो प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट याद आया कि हमने किया था पहले कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो है, उसमें वो इंक्लूड नहीं होती कि जो प्रॉफिट जैसे जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को अर्न करना चाहिए, तो उसमें एंटरप्रेन्योर की जो सैलरी है, जो प्रॉफिट उसको अर्न होना चाहिए, या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उसने इन्वेस्ट किया है, वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो उसमें इंक्लूड होता है, तभी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट से भी ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो गया तो उसे बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ ही नहीं, अगर जीरो हुआ, वो सॉरी इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हुआ, तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल नॉर्मल क्या, हमने जो हमारी फीस और हमारा इंटरेस्ट हमने पहले ही जोड़ लिया था, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, हम प्रॉफिट में ही हैं अभी तक। ठीक है ना, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉस तब है जब इकोनॉमिक प्रॉफिट से भी कम चले जाए, तो लॉस हो जाएगा। तो यही डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि एवरेज रिवेन्यू अगर एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है तो फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ही कमाएगी। लेकिन अगर जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो एवरेज रिवेन्यू जो है वो मोर देन होता है एवरेज टोटल कॉस्ट से। ठीक है, ये बता रखा है इस ग्राफ में कि यहाँ पर एमसी जो एमआर के इक्वल कब है, इस पॉइंट पे। ठीक है, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे। और एवरेज टोटल जो कॉस्ट है, एक सेकेंड आपको दिखा दूँ कि जो प्राइस आया है वो ये है, रिवेन्यू आया है वो ये है, और टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो गैप है, ये जो चीज़ है, ये इतनी क्वांटिटी बेची है, और जो ये पोर्शन है, ये सारा प्रॉफिट है कि टोटल कॉस्ट ये है, और जो प्राइस है जिस पे बेचा है वो ये है। तो ये मैंने लिख रखा है कि इंडस्ट्री में या मतलब शॉर्ट रन में की परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कब डिटरमाइन होता है, जब इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, और क्वांटिटी जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी वो फर्म की तब डिसाइड होती है जहाँ मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कब होता है, जहाँ एमसी इक्वल टू प्राइस होता है, तो एमसी इक्वल टू एमआर होता है जहाँ। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रिवेन्यू जो है एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो, तब कोई भी मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, बिल्कुल इक्वल इक्वल हो, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, तब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट की होता है, ये बात तो समझ आ गई ना आपको, कि जब एकदम दोनों इक्वल हो, एवरेज एवरेज। ठीक है, और लॉसेस तब होता है जब जो, एक सेकेंड, लॉसेस तब होता है कि एमसी जब एमपी ये एमआर के इक्वल हो, तो क्वांटिटी तो डिफाइन होगी। इस क्वांटिटी पे अगर हम देखें तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू से, तो इस पे लॉस हुआ है, इस पोर्शन पूरा लॉस पे है। और इसमें अगर आपको अच्छे से समझ ना आया हो तो एमसी जहाँ पर एमआर को कट कर दिया है वो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। इस इक्विवेलेंट क्वांटिटी पे देखिए तो जो टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट है वो लेस है एज कम्पेयर टू एवरेज रिवेन्यू, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वांटिटी पे एवरेज रिवेन्यू जो है वो कम है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो ये पूरा पोर्शन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यही बता रखा है, और ये आगे कुछ इलस्ट्रेशन दे रखी है। तो मतलब कि ये पूरा बताने का मकसद यही था कि इक्विवेलेंट पे भी फर्म जो है वो लॉस पे भी हो सकती है, प्रॉफिट पे भी हो सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे भी हो सकती है। इसका बताना ये था कि फर्म कैन बी इक्विवेलेंट एंड स्टिल मेक लॉसेस। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट होता ही होता है या सुपर प्रॉफिट होता ही होता है। इक्विवेलेंट को वैसे कह देते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी लॉस हो रहा हो, कि लॉस मतलब अकाउंटिंग तो प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन इकोनॉमिक ही देखते हैं हम, अकाउंटिंग कुछ नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉम्पिटिटिव। देखो शॉर्ट रन में तो ये होता था कि जो फर्म है उसके पास कुछ जो फैक्टर्स होते थे,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड होते थे, लेकिन जो लॉन्ग रन में है वहाँ तो सारे के सारे वेरिएबल है, तो फर्म कुछ भी एडजस्ट कर सकती है। तो लॉन्ग रन में वहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पर जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो, ठीक है, क्योंकि फर्म तो जो एवरेज टोटल कर्व का जो अगर आप देखो ग्राफ ऐसा सा कुछ होता है, याद करो तो अब जब फर्म के पास सारे वेरिएबल है तो कहीं भी मूव कर सकती है एवरेज प्रोडक्शन बढ़ा घटाकर, तो वो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आएगा, प्राइस उस जहाँ पर जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो। द फर्म आर इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन व्हेन दे हैव एडजस्टेड देयर प्लांट्स एज टू प्रोड्यूस एज एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग टर्म। और ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में पता है ना ये छोटी छोटी और आ जाती है। ये लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट जो है जब मिनिमम हो उस पर इक्विलिब्रियम आता है। और आप देखो लॉन्ग रन में अगर हम देखें ना तो लॉन्ग रन में सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो मान लो एज्यूम करो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है ना, कि इन्होंने जो दे रखा है कि हमारा जो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम है हमारा ओपी प्राइस है, ओपी मतलब एक मिनट देखना आपको, ये ओपी प्राइस है हमारा अगर, और हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और एस ए सी इस पे, क्योंकि जो एस ए सी ये तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब हम यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो शॉर्ट रन में कमा रही है ये चीज़ हम तो बाकी फर्म के आंधी बैठी है, उनको भी तो दिख रहा है कि ये इस इंडस्ट्री में इस फर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारी की सारी यहाँ पर अट्रैक्ट होगी, तो सप्लाई इंक्रीज होगी, तो सप्लाई इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, बल्कि सप्लाई इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, अगर सप्लाई इंक्रीज है और डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड कौन सा बढ़ेगी, डिमांड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिमांड वही है, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो प्राइस जो है ओपी पे आ जाएगा, बल्कि प्राइस डिक्रीज होते होते उस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पर जो है जो एवरेज रिवेन्यू है, प्राइस उस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ वो जो लॉन्ग टर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट है उसके इक्वल हो, उसके मिनिमम पॉइंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो इन शॉर्ट ये जो मैंने पूरा बोला इसके तहत लॉन्ग रन में कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती, ठीक है, और लॉस भी नहीं हो सकता लॉन्ग रन में। अगर देखा जाए तो इन्होंने लिखा नहीं है कि अगर इससे कम होता तो फर्म को कोई इंसेंटिव ना होता कि ये इस इंडस्ट्री या इस जगह रहना का, तो सारी फर्म निकल जाती, फर्म निकल जाती तो लॉस से प्राइस बढ़ जाता, बल्कि सप्लाई कम हो जाती तो प्राइस बढ़ जाता, प्राइस बढ़ जाता तो उसी पॉइंट पे आ जाते जहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो प्राइस, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो प्राइस, ठीक है, जहाँ पर मिनिमम पॉइंट हो, सॉरी, ठीक है, इन्होंने बता रखा है कि जब प्राइस यहाँ था तो सप्लाई इंक्रीज हुई, तो सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस यहाँ आ गया, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको अगर ये प्राइस यहाँ होता और अगर लॉस हो रहा होता तो सप्लाई डिक्रीज होती और यहाँ आ जाती तो ये बढ़ जाता, अगर ये यहाँ होता तो प्राइस यहाँ होता और तो सप्लाई बढ़ जाती, कम हो जाती जिससे प्राइस बढ़कर यहाँ आ जाता, तो पॉइंट उस पॉइंट पे जहाँ पर लॉन्ग रन में एवरेज टोटल कॉस्ट जो मिनिमम हो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। और इन्होंने बता रखा है कि कंडीशन फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की मार्जिनल जो कॉस्ट है, और इस ये पूरा जो हुआ है इससे हमें कंक्लूड कर सकती है कि जो लॉन्ग टर्म में मार्जिन कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है और वो प्राइस के इक्वल होते हैं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी और मार्जिनल कॉस्ट भी प्राइस के इक्वल होता है। द फर्म adjusts its plant so that the level of output which the LAC is minimum possible at equilibrium the short run marginal curve is equal to the, हाँ तो एट इक्विलिब्रियम जो शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होती है लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट की, और शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो इक्वल होती है लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट की, ठीक है ना, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी पे इक्विलिब्रियम होता है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आ जाता है इन द इंडस्ट्री। सबसे पहले कि फर्म सारी जो है मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहती है,
मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहती है, मतलब वो चाहती है मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है उनको, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को ही ना क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही सारा आना चाहती है। उसके बाद नो फर्म हैज़ इंसेंटिव इधर टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री बिकॉज ऑल फर्म आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। सभी की सभी जो फर्म्स है वो कोई भी ज़्यादा नहीं आना चाहती, और क्योंकि ज़्यादा आएगी या कुछ निकल जाएगी तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो कोई भी फर्म को कोई भी इंसेंटिव नहीं है या तो एग्जिट करने का या एंटर करने का, क्योंकि सारे के सारे जीरो नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट ही कमा रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट जिसे कहते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडस्ट्री इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, की जो सप्लाई है वो इक्वल टू डिमांड है इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये फर्म में देखे तो ये इंडस्ट्री में भी मतलब लॉन्ग रन में भी डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन प्राइस डिटरमाइन कर देता है, और आउटपुट तब आता है जब एलएससी का मिनिमम पॉइंट पे हो। जो आउटपुट है इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फीसिबल पॉइंट, कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू AR, एवरेज रेवेन्यू। सो ये कुछ कंडीशंस दे रखी है जो कि बताती है कि जो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होगा कब होगा। कि सबसे पहले कंडीशन है कि जो जो आउटपुट है वो उतना प्रोड्यूस होगा जहाँ पर मिनिमम फीसिबल, मतलब कि लॉन्ग रन में एवरेज टोटल जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये कहता है। और दूसरा पॉइंट कि जो कंज्यूमर है उसे उसे मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे करना पड़े, मतलब जो MC है जो प्राइस उसे पे करना हो वो MC के इक्वल हो, ठीक है ना। कि मार्जिनल कॉस्ट ही जो है उसको रिकवर इतना प्राइस हो जाए कि मार्जिनल कॉस्ट ही रिकवर कर जाए, बल्कि हाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही होता है। उसके बाद प्लांट्स आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन लॉन्ग रन, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि मिनिमम वही हो गया कि मिनिमम पॉइंट पे आता है कि जहाँ कोई भी वेस्टेज ना हो, कोई भी ज़्यादा, बल्कि ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते थे हम फिक्स्ड उसको रिसोर्सेज को, ठीक है ना। MC इक्वल टू AC। इससे फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, की नॉर्मल प्रॉफिट ही आता है उन्हें, कोई भी सुपर प्रॉफिट नहीं आ सकता। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट दैट इज MC इक्वल टू MC, बट नॉट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट विल बी जस्ट नॉर्मल, की फर्म मैक्सिमाइज तो कर देगी लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करके भी नॉर्मल प्रॉफिट आ सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आ सकता। दिस इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, देयर आर द ऑप्टिमम नंबर फर्म, की कुछ ही ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स है इंडस्ट्री में। उसके बाद इट शुड बी रिमेंबर दैट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इज अ मिथ, ठीक है ना। मिथ है कि सारी की सारी ऐसा तो नहीं सकता, सारी की सारी जो जीरो नॉर्मल प्रॉफिट, सारी की सारी जो मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, सारी की सारी इक्विलिब्रियम पे रह रही है, ये तो सारा मिथ है। बिकॉज द असम्पशन इन विच सिस्टम इज बेस्ड आर नेवर फाउंड इन द रियल वर्ल्ड, ये असम्पशन जो हमने ली थी कि सारी की सारी मैक्सिमम पे मतलब नॉर्मल प्रॉफिट पे है, वो चीज़ नहीं होती, बहुत सारी लॉस पे भी होती है, तो ये मिथ है। उसके बाद अगला है मोनोपली। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, उसके बाद आ रहा है मोनोपली। तो मोनोपली में क्या होता है कि जो फर्म है मोनोपली का मेन्स है अलोन टू सेल, मतलब कि एक ही सेलर है। इसके फीचर्स ही देख लेते हैं चलो, कि सिंगल सेलर होता है, तो सिंगल सेलर रहता है, तो सिंगल सेलर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बैरियर होगा ही, और बल्कि जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन सेलर सिंगल है, और बैरियर टू एंट्री की कोई ना कोई बैरियर तो होगा, तभी दूसरे सेलर नहीं आ रहे। क्या क्या पता लीगल बैरियर हो, कि जैसे रेलवे में देखे कि गवर्नमेंट की मोनोपली है, कि गवर्नमेंट ही सिंगल वो है जो प्रोड्यूसर है रेलवे में, तो लीगल बैरियर है कि कोई और कंपनी रेलवे का काम नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कि प्रोडक्ट इतना हाईली डिफरेंशिएबल है कि उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है कि कंज्यूमर शिफ्ट कर जाए। और मार्केट पावर मतलब उसके पास प्राइस मेक करने की पावर है, प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेकर है, कि वो अपना चाहे तो प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे बेच सकता है, और मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है उसको कोई लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, वो प्राइस मेकर है। उसके बाद लो इलास्टिसिटी मतलब 1 से कम है, मतलब कि प्राइस जितना मर्जी, जीरो इलास्टिसिटी नहीं होती मोनोपली में, कि जितना मर्जी प्राइस बढ़ा दे। कि देखो हमें लगता है कि मोनोपली है तो भाई जितना मर्जी चार्ज करे और कंज्यूमर को खरीदनी पड़ेगा, नहीं, कंज्यूमर अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो कंज्यूमर अपने परचेज ही उस प्रोडक्ट का यूज़ ही कम कर सकती है, समझ रहे हो। कि लो इलास्टिक है मतलब कि प्राइस के चेंज होने ज़्यादा, अगर 10 रुपये प्राइस चेंज हुआ तो 2 रुपये ही डिमांड, 2 पैसा ही डिमांड कम होगी, ओके। तो ये इसका मतलब कि लो होती है, जीरो नहीं होती, फिर याद रखना, ठीक है। हाउ मोनोपली अराइज, तो ये 10 इन्होंने बता रखे कि मोनोपली कैसे अराइज हो सकती है। सबसे पहले कुछ अगर से स्केयर रिसोर्सेज है, कि इनपुट या टेक्नोलॉजी जो सिर्फ उसका एक्सेस, सिर्फ कुछ रिसोर्सेज अगर ऐसी है कि स्केयर है वो, और सिर्फ सिंगल फर्म के पास ही उसका एक्सेस है कि सिंगल फर्म यूज कर सकती है, तो मोनोपली क्रिएट हो जाएगी। सेकंड है थ्रो डेवलपिंग एंड एक्वायर कंट्रोल ओवर द यूनिक प्रोडक्ट दैट इज डिफिकल्ट और कॉस्टली फॉर द अदर कंपनीज टू, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पे हमने इतनी पावर कर ली है कि हमने उसको ऐसा बना लिया कि दूसरी जो कंपनीज है उनको परेशानी भी होती है और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी अगर वो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो थर्ड है गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, कि पेटेंट दे दिया, जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि तुम ही प्रोड्यूस करोगे वरना और कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स की, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स रख ली की बुक पे जैसे,
उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टल्स इनलीगल इज द मोड, कि हाँ ये हम कार्टल्स जो है हम आगे भी पढ़ेंगे, और बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब कि कुछ बिजनेस जुड़कर, कुछ छोटी छोटी फर्म जो है सारी की सारी जुड़कर कह देती है चलो हम ना वो नहीं करेगी, हम इस पॉइंट से कम नहीं बचे, तो एक तरह से वो एक सारी छोटी फर्म एक बिजनेस कॉम्बिनेशन कार्टल बना लेती है जो, और वो फिर वो पूरा कार्टल ही मोनोपोली बन जाता है क्योंकि वही प्राइस डिटरमाइन करता है। उसके बाद एक्सट्रीम लार्ज स्टार्टअप कॉस्ट, की स्टार्टअप कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है कि किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ जैसे अगर हम देखें तो ये क्या बोलते हैं, ये जो टेलीकॉम है, टेलीकॉम मतलब एयरटेल जियो वगैरह, ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये मोनोपोली नहीं है, मतलब अनोपोली है जो हम आगे देख लेंगे कि इसमें इसमें अंबानी ही नहीं, क्यों क्यों आम आदमी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। जियो को अब कोई भी हर हर कोई तो नेटवर्क तो नहीं प्रोवाइड कर सकता ना, तो वो केस है। एक सेकेंड। उसके बाद 7 पॉइंट है कि नेचुरल मोनोपोली की इकोनॉमी लार्ज स्केल, कि a single firm can produce industry whole output at lower unit cost than two or more firm could. It is often best for consumer and the economy to have more than one such supplier in a region because the higher the cost of duplicacy, कि जो नेचुरल मोनोपोली है कि उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी है, उसके पास ज़्यादा स्केल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कि पावर सप्लाई ज़्यादा है, टेलीफोन सर्विस है, ऐसा कुछ। उसके पास या तो गुडविल, कि गुडविल इतनी ज़्यादा है मार्केट में उसकी फर्म की कि उसकी मोनोपोली है। उसके बाद लीगल एंड regulatory requirement effectively discourage entry of the new firm without being specially prohibited. New firm की जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कि कुछ लीगल और या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जिसके कारण कोई भी फर्म एंटर नहीं हो सकती, नई फर्म मार्केट में। उसके बाद फर्म यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस, कि लिमिटिंग प्राइस, की प्राइस इतना हम इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि हमें इतना मिनिमम प्राइस होता है, उसी मिनिमम प्राइस पे बेचते हैं कि दूसरी फर्म इस प्राइस पे बढ़ा नहीं सकती, बेचेगी क्या। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक रिवेन्यू कर्व, ठीक है, ये है मोनोपोलिस्टिक रिवेन्यू कर्व। इसमें क्या होता है, हमने अभी तक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या देखा था कि जो एवरेज, इसमें एक तो सबसे पहले तो ये समझो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, कि जीरो मोनोपोली नहीं है तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा फ्लैट होगा लेकिन इलास्टिसिटी लो है, जीरो नहीं है। सबसे पहली बात ये है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इसमें क्या होता है, पहले हमने केस देखा था उसमें उसमें होता था ए आर इक्वल टू एम आर, कि तो बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो एम आर और ए आर दोनों अलग अलग है। और जो वैसे इन्होंने यहाँ पर टच कर दिया, लेकिन टच आप खुद सोचो, एवरेज जो रिवेन्यू है जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, मिनिमम हो सकता है 0 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ टच नहीं होना था। और एम आर जो है वो नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक में ये होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सो ये टेबल दे रखा है कि एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का कैसे बिहेवियर रहता है जब क्वांटिटी बढ़ती है। तो एवरेज रिवेन्यू जो है वो कम होते एक तो पहले कम होते रहता है, कम होते रहता है, कम होते रहता है, और कम ही होते रहता है एवरेज रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू भी पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो कम हो जाता है। वो वाला पॉइंट कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो माइनस में चला जाता है, तब वो टोटल रिवेन्यू कम होने लगता है। तो मार्जिनल रिवेन्यू तो कुछ नहीं है, वो कम ही होता रहता है, माइनस में भी चला जाता है, ठीक है, जो कि एक एवरेज हम डिमांड करने पड़ती है। एम आर एंड ए आर नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड कर्व, स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइसर देन द, ओ माय गॉड, ये चीज़ तो हमने कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, कि जो स्लोप स्लोप समझते हो, स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइसर देन द डेट ऑफ ए आर कर्व, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। उसके बाद ए आर कैन नॉट बी जीरो, इन्होंने वैसे इन्होंने खुद ही अपने यहाँ पर 0 पॉइंट चला रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मतलब कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर कैसे आता है मोनोपोली मार्केट में, तो वही दो कंडीशन होती है कि जो एम सी होता है, एम सी जब एम आर के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो तब होता है जब ए आर इक्वल टू एम सी होता है, ठीक है ना। नहीं, एक सेकेंड। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का देखो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तब होती है जब एमसी इक्वल टू एमआर होता है, और एमसी जो होता है वो नीचे से जा रहा होता है, कट करता है एमआर को, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये होती है शॉर्ट रन में, और इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जहाँ पर वो एआर को कट कर देता है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को हम आगे बढ़ाते हैं तो वो जहाँ पर वो कट कर देता है उसे एआर कहते हैं, एवरेज रिवेन्यू। जब एवरेज रिवेन्यू, जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे अगर एवरेज रिवेन्यू जो है, एक सेकंड, अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल ली, अब उस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे अगर ए आर जो है इक्वल है ए टी सी के एवरेज टोटल कॉस्ट के, तो नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। ए आर जो है ज़्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट के, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होएगा। ए आर जो है कम है एवरेज टोटल प्रॉफिट के, तो लॉस होगा, ठीक है ना। सिंपल सा ये फंडा है, और मेरे ख्याल से मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ देख कर समझ आ ही गया होगा कि क्वांटिटी निकाल ली, इसमें यहाँ पर ए आर जो आया ये रिवेन्यू बताता है, और एवरेज टोटल कॉस्ट की है, टोटल को जा रहा है तो लॉस हो रहा है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट कम आ रही है एवरेज रिवेन्यू से तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर दोनों इक्वल है। एक सेकंड, यहाँ पर भी प्रॉफिट दिखा रही है, यहाँ पर भी प्रॉफिट दिखा रही है, अच्छा ये लॉन्ग रन में आ गया है, सॉरी लॉन्ग रन में आ गए हम। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, इन लॉन्ग रन पीरियड इनफ टाइम टू अलाउ टू एडजस्ट प्लांट एंड यूज एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एट द मैक्सिमाइज द एब्सेंस ऑफ द कंपटीशन मोनोपोली नीड टू प्रोड्यूस द नॉमिनल लेवल दे कैन प्रोड्यूस एट
सब ऑप्टिमल स्केल ऑल्सो, इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट रीच टू, उनको जो है एवरेज लॉन्ग टर्म में जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट, उसके मिनिमम तक पहुंचने की जरूरत नहीं हो सकती, वो कभी भी किसी पॉइंट पे के एवरेज टोटल लॉन्ग टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट पे रुक सकते हैं जहाँ पर भी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा हो। हाउएवर वन थिंग इज सर्टेन, मोनोपोलिस्ट विल कंटिन्यू टू एंड इफ विल नॉट कंटिन्यू इफ ही मेक्स लॉस, कि लॉस हो रहा हो इफ ही की तो कंटिन्यू नहीं होगा, इफ ही विल कंटिन्यू टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इवन इफ लॉन्ग रन एज द एंट्री, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा जा सकता है इसमें, और लॉसेज फिर तो बिल्कुल नहीं कमाया जा सकता, ठीक है ना। तो वो उसको कभी भी लॉन्ग रन में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि मिनिमम पॉइंट तक रुकना होता है, लेकिन मोनोपोली में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया ये पार्ट। अब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि भैया तुम्हारे लिए अलग प्राइस है, तुम्हारे लिए अलग प्राइस है, यही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और ये फर्म यूज़ करती है किस लिए, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग एडॉप्टेड बाय द मोनोपोलिस्टिक इन ऑर्डर टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वेयर इट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, की अगर 10 यूनिट लेने हैं भाई 2 रुपये के हिसाब से, और भैया 1 यूनिट लेना है तो 5 रुपये के हिसाब से, ये हमें देखने को मिलता है ना, आराम से देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है। इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि रेलवे सेपरेट, कि रेलवे जो है उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि जो हाई वैल्यू और रिलेटिवली स्मॉल बल्क कॉमोडिटीज़ होती है उन पे हायर रेवेन्यू होता है, कि जो सोना कर रहे हो तो भाई ज़्यादा वैल्यू, और अगर कॉटन कर रहे हो तो ऐसा कुछ। उसके बाद सम कंट्रीज डम गुड एट द लोअर प्राइसेस, की चाइना जो है, चाइना कैप्चर करने के लिए सस्ता चाइनीज़ माल इंडिया में बेचती है, कि चाइनीज़ जो मार्केट है, चाइनीज़ प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर ले, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अमीर लोगों से ज़्यादा चार्ज करती है और गरीब लोगों को स्कॉलरशिप दे देती है, ऐसा कुछ करती है ना। उसके बाद लो सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट रीडिंग इन केस ऑफ सर्टेन जर्नल्स। उसके बाद कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अ सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, फर्म शुड हैव प्राइस सेटिंग। की कंडीशन जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, ये 4 कंडीशन होनी चाहिए तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। कि सबसे पहले तो जो फर्म है उसके पास वो मनी मेकर होनी चाहिए, उसके पास कुछ पावर होनी चाहिए टू कंट्रोल द सप्लाई इन द ऑफ हिज प्रोडक्ट। अच्छा, सप्लाई कंट्रोल करने की होनी चाहिए पावर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि उसके पास पावर होनी चाहिए, कि उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो एक पूरी मार्केट को 2 मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कि अमीर गरीब, या एक प्रोडक्ट लेने वाले 10 प्रोडक्ट लेने वाले, ऐसा कुछ, ठीक है ना। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब मार्केट में डिवाइड करने की हो। और प्राइस इलास्टिसिटी तभी काम करेगी जब दोनों जो वो है, दोनों सब मार्केट है उसमें अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होगी। एक प्राइस इलास्टिसिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी, मतलब कि 1 रुपये भी कम किया तो बस सारे छोड़कर भाग जाएगी, 90% छोड़कर भाग जाएगी, तो वहाँ प्राइस कम नहीं करेगी वो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर 10 रुपये भी कम कर लो, वहाँ 1% भी नहीं छोड़कर भागेगी, यहाँ प्राइस कम करेगी। तो ऐसे वो सब मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो अलग होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो जिस जहाँ पर हम कम प्राइस में बेच रहे हैं कि उनके पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो इसी प्रोडक्ट को हाई प्राइस में दूसरी मार्केट में बेच दे, तो ये भी नहीं है। वैसे ये बहुत चालाकी वाली अजम्पशन है जो रियल वर्ल्ड में नहीं होती, मतलब ये चीज़ होती है। उसके बाद एम आर एट मार्केट इजिकल टू इलास्टिसिटी दे रखी है, ए आर दे रखे है, उससे एम आर, ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब किस कारण से होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के। सबसे पहला है कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, ठीक है। दूसरा है सबसे पहले कि जो सरप्लस प्रोडक्ट है हमारा वो डिस्पोज ऑफ करना है, कि चाइना ने के पास सरप्लस प्रोडक्ट पड़ा खराब हो रहा है तो वो इंडिया में भेज दी, कि चलो इंडिया की मार्केट भी कैप्चर हो जाएगी और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद की इन्जॉय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बल्कि ज़्यादा लार्ज मार्केट मिल रही है हमें, ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, चाइना वाला एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। उसके बाद कैप्चर फॉरेन मार्केट, ओ माय गॉड, इसमें भी चाइना वाला एग्जाम्पल की फॉरेन मार्केट कैप्चर कर लो। सिक्योर मोर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, हाँ कि प्राइस कम करके हम ज़्यादा इक्विटी, ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा शेयर ऑफ मार्केट गेन कर सकते हैं। भी इसमें भी चाइना बहुत चला के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में है। तो 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, कि 3 टाइप्स, डिग्रीज कह लो, टाइप्स कह लो, यहाँ डिग्रीज लिखे मैं तो टाइप सीखूंगा। सबसे पहली डिग्री में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को एक सब मार्केट बना दो और हर एक से एक्सट्रैक्ट करो उसका एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस याद हो तो कराऊँ, ना याद हो तो एक कंज्यूमर सरप्लस याद है कि कितना वो पे करना चाहता है, कि कितना वो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी, यूटिलिटी वाला कंसेप्ट याद है ना, कि कितना वो पे करना चाहता है और कितना में उसको मिल रहा है। तो वो जो डिफरेंस होता है उसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, कि हमने या तो प्राइस इतनी बढ़ा दी कि अब वो जितने में चाहता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी वो मार्जिनल प्राइस जितनी ही है, याद है ना वो वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने प्राइस को उतने लेवल तक पहुंचा दिया जहाँ पर वो देना, बल्कि वो सेटिस्फाई है, ठीक है। सबसे पहली डिग्री ये हो सकती है प्राइस की, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को एक सब मार्केट में कर दो और सबसे उतना चार्ज करो जितना वो उनका एंटायर कंज्यूमर सरप्लस कर लो, बीट एंड ऑफर सिस्टम से। सेकंड डिग्री है कि जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ की डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड, कि तूने भी 2 रुपये 10 पेन लिए जा 2 रुपये पर पेन, और तूने 1 पेन लिया ले 5 रुपये पर पेन, ठीक है ना। तो ऐसे जिसने ज़्यादा लिया है ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। सबसे इसमें भी 2 कैटेगरी आ गई, कि सबसे पहले तो डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइसेस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। हमने एक बिस्कुट का पैक लिया है, एक हाईलाइटर का केस ही देता हूँ मैं आपको, कि हाईलाइटर ये 20 रुपये का है और इसका जो पैकेट है एक 5 हाईलाइटर वाला अलग अलग कलर या सेम कलर वाला वो है 85 या 90 का। बताओ, ये हाईलाइटर, ये एग्जांपल दे दिया मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है कि अगर वो हमने
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, हाँ, कि बिग बाजार में ऐसा कुछ होता नहीं कि 3000 का सामान लो और 500 रुपये मुफ्त। तो बंदा जब 2200 रुपये का सामान लेता है तो वो कहता है भाई 800 रुपये का सामान और ले लो, 500 रुपये लेस हो जाएगा। तो कि कंसिक्यूटिव अगर परचेज किया तुमने तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब थर्ड डिग्री जो है कि लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और कस्टमर सेगमेंट कि तू भाई हरियाणा का है, ला 18 रुपये के जी गेहूँ लेकर जा। हाँ भाई तू महाराष्ट्र का है, ले 20 रुपये के जी लेकर। हाँ भाई तू मुंबई के है, ले 30 रुपये लेकर जा, ऐसे। ओके, तो ये चीज़ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्री होती है, ये पढ़ लेना। उसके बाद इक्विलिब्रियम अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कर्व ऐसे बनता है कि सब मार्केट 1 में ये है और सब मार्केट 2 में ये है। तो सब मार्केट 1 से जब हम चलेंगे और सब मार्केट 2 तक जब पहुंचेंगे तो हम टेडी हो जाएगी, तो हमारा जो टोटल कर्व बनेगा ये। और इसमें हम अपना वही वाले 2 कंडीशन लगा देंगे, एमसी इक्वल टू एमआर, और एमआर एमसी जो है जो एमसी जो है वो नीचे से कट करना चाहिए टू एमआर। तो यही वाली कंडीशन लगाकर निकाल देगी। ओके, उसके बाद इफेक्ट ऑफ मोनोपलीज की, मोनोपलीज का इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी तो मोनोपली में ही होती है ना, कंपटीशन में थोड़ी ना हो सकती है। कंपटीशन में तो कस्टमर कहेगा चलो 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 चलो। उसके बाद इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपली, ठीक है ना। तो 10 इफेक्ट है, चलो देखते हैं। मोनोपली ऑफर क्रिटिसिज्म बिकॉज इट रिड्यूस इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता, ठीक है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होता इसके लिए उसके, और प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, ठीक है। मोनोपली चार्जेस सब्सटिट्यूएंटली हाई प्राइसेस होती है, और प्रोडक्ट जो होता है वो लो लेवल का होता है, ऑफ आउटपुट आता है, तो ये भी है। उसके बाद मोनोपली ऑन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन विच इज़ अनएडजस्टेबल, कि इकोनॉमिक प्रॉफिट वो कमाते हैं अच्छा सा खासा, जो कि अनजस्टिफेबल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो मोनोपली तो भाई रियलिटी है लेकिन बहुत गंदी चीज़ है। उसके बाद मोनोपली प्राइस एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द कस्टमर सर्विस कंज्यूम। जो मोनोपली है वो प्राइस को एक्सीड कर देती है तो मार्जिनल कॉस्ट, तो उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो जाता है। मोनोपली रिस्ट्रिक्ट द कंज्यूमर सॉवरेंटी, कि कंज्यूमर को अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, राइट टू चूज जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मोनोपली यूज अनजस्टिफाइज मीन टू क्रिएटिंग बैरियर, कि दूसरी जो नहीं जो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं उनके लिए बैरियर खड़ा कर देती है। उसके बाद मोनोपली है सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द पावरफुल पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। ओ माय गॉड, अंबानी मोदी रिलेशनशिप बता रखा है यहाँ पर कि पॉलिटिकल प्रोसेस को भी वो कंट्रोल कर सकती है, इतनी पावर होती है उसके पास। वेरी ऑफन मोनोपलीज डू नॉट हैव द नेसेसरी इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस इफेक्टिव इनोवेशन दैट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रमोशन गुड्स प्रोडक्टिव गुड्स, की प्रोडक्ट क्वालिटी जो है मोनोपली नेसेसरी नहीं है, कि मोनोपली जो है के पास इंसेंटिव नहीं हो सकता वो कि हाँ मोनोपली के पास इंसेंटिव नहीं है, वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो प्रॉफिट हो रही है, इंसेंटिव नहीं है कि वो इफेक्टिव इनोवेशन लाए जो प्रोडक्ट क्वालिटी भी इंप्रूव करे और कॉस्ट भी कम करे। वो कह रहे हैं यार प्रॉफिट तो हो ही रहा है, क्या जरूरत है ग्रो करने की। उसके बाद जो 9 पॉइंट है, वो मोनोपली आर एबल टू यूज देयर मोनोपली पावर टू पे लोअर प्राइसेस टू देयर सप्लायर्स, की अब सप्लायर्स से भी तो मोनोपली मतलब रॉ मटेरियल के सप्लायर वो सिंगल बायर है, तो सिंगल बायर है तो वहाँ से भी वो प्राइस मेकर है, कि ये नहीं प्राइस बेचने वाले भी मेकर वही है, लेने वाले भी मेकर वही है, तो बहुत खतरनाक मोनोपली पैसा कमाती है। उसके बाद है मोनोपली इज ऑल्सो लाइक टू सफर फ्रॉम इनएफिशिएंसी विच इज लॉस ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द मार्केट एंड द कंपटीशन इज लिमिटेड और एब्सेंट। जहाँ पर कंपटीशन लिमिटेड और एब्सेंट होता है वहाँ मैनेजर एफिशिएंसी होती है वो भी कम देखने को मिलती है। उसके बाद है इनपरफेक्ट कंपटीशन। अब अभी तक हमने देखा था परफेक्ट की, एक्सट्रीम में देखे थे कैसे, या तो पूरा कंपटीशन है या पूरा प्योर कंपटीशन है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन है या पूरा प्योर मोनोपली है। अब हम देखेंगे इनपरफेक्ट वाला। इनपरफेक्ट में क्या है कि मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, और उसके बाद ओलिगोपोलिस्टिक हो सकती है, ठीक है। बस ये 2 ही देखेंगे, उसके बाद लास्ट में 2-3 देख लेगी। बल्कि अभी हम सेकंड पार्ट पे आ गए चैप्टर के, और सेकंड पार्ट ये बल्कि कंपेरेटिवली छोटा है, ठीक है, तो चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है। सो मोनोपोलिस्टिक में अब क्या है कि मोनोपोलिस्टिक जो है वो मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्बिनेशन का एक तरह से बीच वाला पार्ट है, ठीक है। इसके जो फीचर्स है दोनों से ही रिसेंबल करती है। देखते हैं इसके फीचर्स कि मोनोपोलिस्टिक में सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और ये मैं आपको बता दूं ये जो एक्सट्रीम केसेस है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखी जाती। प्रैक्टिकल लाइफ में ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट देखी जाती है और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट ही देखी जाती है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा आपको। सबसे पहला फीचर है मोनोपोलिस्टिक का कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स किसमें होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन से ये वाला फीचर उठाया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ये फीचर उठाया गया है मोनोपली से कि प्रोडक्ट जैसे इसमें सारे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता था कि सारे सारे एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसमें क्या है, प्रोडक्ट चाहे एक ही हो, लेकिन जैसे साबुन ही बेच रहे हो सभी, लेकिन सबकी अलग 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 सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है। जैसे साबुन में लक्स है, डिटोल का अलग है, डव का अलग है, ऐसे ऐसे कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ओके, उसके बाद फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, अनलाइक मोनोपोली कि ये वाला फीचर भी परफेक्ट कंपटीशन से उठा रखा है कि जो फर्म को एग्जिट और एंटर करने की पूरी फ्रीडम है। उसके बाद नॉन प्राइस कंपटीशन है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब
कि प्राइस ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस कम है, प्राइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कंपटीशन पे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो क्वालिटी के बेस पे होता है, प्राइस के बेस पे नहीं होता, ठीक है। और यहाँ प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर होती है ये वाली। ओके, अब है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसा सही ग्राफ बनता है, मोनोपोली में जैसा बनता है। ए आर एम आर डिफरेंट होता है, और वो ये जो क्वांटिटी है वो एम आर इजल टू, जब एम आर इजल टू मार्जिनल कॉस्ट इजल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और जब मार्जिनल कॉस्ट जो है कट करती है नीचे से, मतलब इंक्रीजिंग हो रही होती है, तब कट करती है एम आर को, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तब आता है जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ए आर टच करते हैं, ठीक है। इसमें भी लॉस प्रॉफिट और वो हो सकता है। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशंस दे रखी है। उसके बाद इन्होंने ये डिफरेंस दे रखे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। इसमें सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, इसमें सिंगल सेलर होते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर होते हैं। इसमें होमोजीनियस होता है, इसमें नहीं हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बल्कि कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता, इसमें डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो मार्केट शेयर है वो किसी भी एक फर्म के पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसके पास पूरी कमांड होता है मार्केट के पास, और इसके पास थोड़ा, हर एक फर्म के पास थोड़ा थोड़ा अपना अपना मार्केट होता है, मार्केट शेयर होता है। उसके बाद जो कंपटीशन है अमंग द फर्म, इसमें परफेक्ट है, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन है कि ज़रा सा भी पूरा इलास्टिसिटी है, कि प्राइस ज़रा सा भी कम हो तो एकदम से उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, ऐसे कि जहाँ पर लोएस्ट मार्जिनल कॉस्ट पे ही बेचा जाता है, ठीक है। इसमें एब्सेंस कोई भी कंपटीशन नहीं होता, इसमें इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है। इसमें मोनोपोली की नहीं होती, इसमें मोनोपोली होती है, इसमें सम डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है, इसमें फ्री एंट्री एग्जिट होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, इसमें फ्री एंट्री होती है। ये प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर होती है, इनके पास कंट्रोल होता है प्राइस का थोड़ा बहुत। उसके बाद प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, प्राइस जो होता है वो हायर होता है मार्जिनल कॉस्ट से, और यहाँ पर भी प्राइस हायर होता है मार्जिनल कॉस्ट से। उसके बाद प्राइस जो होता है इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, सबसे लोएस्ट प्राइस पे बेचते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट में। इसमें इसमें कंपेरेटिवली हाई प्राइस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट फॉर्म्स, इसमें भी परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा ही होता है। ये हाईली इलास्टिक होता है, इनफाइनाइटली इलास्टिक होता है, ये बहुत कम इलास्टिक होता है, और ये ज़्यादा इलास्टिक होता है। उसके बाद एम आर ए आर इक्वल होती है, इसमें इक्वल नहीं होते, इसमें ट्वाइस का फ़र्क होता है, और इसमें भी ट्वाइस का फ़र्क होता है। इसमें जो टोटल रिवेन्यू है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि एम आर इजिकल टू, हाँ, क्योंकि एम आर इजिकल टू ए आर होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है टोटल रिवेन्यू जो होता है। इसमें जो टोटल रिवेन्यू होता है वो यू शेप होता है, इसमें भी यू शेप होता है। इसमें कोई भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसमें हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें थोड़े एक्सटेंट तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या मोनोपोली पावर है फर्म के पास। इसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं हो सकता, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ भी नहीं हो सकता, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं हो सकता। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट कुछ नहीं होती इसमें, इसमें लो सेलिंग कॉस्ट होती है, इसमें सेलिंग कॉस्ट अच्छी खासी होती है, ठीक है ना, वाइटल होती है। इसमें जो प्राइस होता है वो गिवन होता है, और प्राइस गिवन होता है, और क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो वही हमने फाइंड आउट करनी होती है, वही डिसाइड करनी होती है। इसमें दोनों प्राइस और आउटपुट दोनों डिसाइड करना होता है, इसमें भी दोनों प्राइस और आउटपुट डिसाइड करना होता है। प्रोडक्ट्स जो है वो एवरेज मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस होते हैं, इसमें एवरेज इसमें इसमें ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे हो, बल्कि डिक्लाइनिंग पोर्शन कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, इसमें भी ज़रूरी नहीं है। जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हाई होती है, इसमें हाईएस्ट होती है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, और जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसमें लेस देन अदर मार्केट फॉर्म होती है, और इसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है लेस देन ऑप्टिमल, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। इसमें कोई भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, इसमें हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कंज्यूमर जो है
वो इन्फ्लुएंस हो सकती है बाय द प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स। इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली होता है, इसमें इनएफिशिएंटली होता है, इसमें भी इनएफिशिएंटली होता है। इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, रिसोर्सेज का इसमें होता है, और इसमें ह्यूज वेस्टेज होता है रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद है ओलीपोली। ओलीगोपोली, ओलीगोपोली क्या होता है? कंपटीशन अमंग द फ्यू। कि इसमें मोनोपोली में जैसे सिंगल प्लेयर होता है, इसमें कुछ प्लेयर्स होते हैं। इसका एग्जांपल दिया जाए तो वो वाला ही, ये टेलीकॉम में ही कि जियो एयरटेल, ये कुछ ही प्लेयर्स है, जियो एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल कुछ ही प्लेयर्स है, और इन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। ये भी हाईली प्रैक्टिकल है, और इसके फीचर्स इसमें यहाँ पर फ्यू में डिस्क्राइब कर रखा है, 2 से 10 के बीच में। अगर 2 से 10 के बीच में है तो होता है ओलिगोपोली। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, सबसे पहले है प्योर ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट जो होते हैं होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में कुछ बेसिस बता रखे हैं कि इतने इतने टाइप्स की होती है। सबसे पहले है कि परफेक्ट और इनपरफेक्ट। परफेक्ट को प्योर भी बोला जा सकता है। तो परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और इनपरफेक्ट ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। ओपन और क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली में क्या होता है? जो फर्म्स होती है, न्यू फर्म्स वो एंटर कर सकती है, कोई भी बैरियर नहीं होता। लेकिन क्लोज्ड ओलिगोपोली में बैरियर होता है, कोई भी फर्म का एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसके बाद है कंक्लूसिव और कॉम्पिटेंट ओलिगोपोली। When the firm of oligopoly market come to a common understanding and act as a conclusive with each other, either fixed price or output or both, that is called conclusive oligopoly. एक होता है कि आपस में बल्कि कुछ प्लेयर्स ही होते हैं, तो कुछ प्लेयर्स आपस में बैठते हैं और वो प्राइस वो कहते हैं यही प्राइस रखते हैं, यही आउटपुट रखते हैं। तो वो कि मिलजुल के काम करना, कि कुछ है वो कहे कि सबको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और कि ऐसा कुछ, तो उसे बोलते हैं कंज्यूस कोलूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, पर जहाँ पर सभी एक दूसरे से कॉम्पीट ही करे तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली कह देते हैं। उसके बाद पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली, जहाँ पर सिर्फ एक ही लार्ज फर्म होती है जो एक तरह से पूरे ग्रुप का लीडर होती है, बाकी सारे छोटे छोटे होते हैं, उसे पार्शियल ओलिगोपोली बोलते हैं। और फुल ओलिगोपोली वो होती है जहाँ पर कोई भी प्राइस लीडरशिप नहीं होती। प्राइस लीडरशिप ये अभी हम आगे एक टॉपिक भी प्राइस लीडरशिप के बारे में हम आगे पे पढ़ेगी। उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली और सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। अगर वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं थ्रू सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट, मतलब कि आपस में मिलजुल कर ही, तो उसे सिंडिकेटेड बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज तब होता है जब फर्म अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेती है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं ओलिगोपोली मार्केट की। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होती है कि कुछ कुछ फर्म्स होती है तो दूसरी फर्म्स के डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि दूसरी जो एक भी फर्म की अगर प्राइस में कुछ डिसीजन में चेंज आया तो उससे दूसरी फर्म्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो जो होता है इंटरडिपेंडेंस होता है बिटवीन द अमंग द फर्म्स। तो एक दूसरे के डिसीजन पे उनके दूसरी फर्म्स का भी डिसीजन डिपेंड होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि जो एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, क्योंकि हर एक पर्सन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो और ग्रुप बिहेवियर होता है कि ग्रुप सभी में कि या तो सभी, जब हमने कंक्लूसिव ओलिगोपोली पढ़ी थी कि ग्रुप बिहेवियर होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही फर्म बहुत कम प्राइस में बेच रही है और पूरा ग्रुप का एक ही प्राइस होता है। और थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर अप्लाई होती है यहाँ पर ओलिगोपोली उसमें। अब प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन इन ओलिगोपोली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक इंटर डिपेंडेंस होती है, तो एक दूसरे के प्राइस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक दूसरे की फर्म्स को। ठीक है, तो यही बता रखा है। अब है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप क्या होता है कि अगर कुछ या तो कोई लार्ज फर्म हो या कुछ स्मॉल जो फर्म्स है वो ग्रुप बना ले, जिसे कार्टेल कहते हैं, और वो फिर जो है प्राइस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाले, तो उसे कहते हैं बल्कि प्राइस वो डिसाइड करे, वो मार्केट का प्राइस डिसाइड करे कि सारे जो है ओलिगोपोली में सारी की सारी फर्म जो है, या एक बड़ी फर्म अगर है तो वो ही प्राइस डिटरमाइन करे, तो उसे प्राइस लीडरशिप कह देते हैं। तो प्राइस लीडरशिप में सबसे पहले एक दो तरह की हो सकती है। सबसे पहले है कि बाय डोमिनेंट फर्म। प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, इसमें क्या होती है? एक लार्ज फर्म होती है, वो ही डिटरमाइन करती है कि किस प्राइस पे सेल किया जाए। और लिव एंड लेट लिव, जी और जीना दो वाली फिलोसफी पे
ये प्राइस सेट करती है कि दूसरे भी कमा ले। और बैरोमीटर प्राइस लीडरशिप होती है, जिसमें जो फर्म है वो एक ऐसा प्राइस सेट कर देती है कि दूसरे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। एक बैरोमीटर बना देती है प्राइस का, और वो प्राइस जनरली एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद है किंक मार्केट। किंक मार्केट में कई बार क्या होता है कि एक किसी भी डिमांड कर्व में एक अगर ऐसा कुछ पॉइंट है प्राइस का कि इस प्राइस के ऊपर जितने भी है वो अलग सेगमेंट आ जाता है मार्केट का, और इससे नीचे अलग सेगमेंट आता है। मतलब कि इससे ऊपर जो जितने भी प्राइस अगर इससे ऊपर भी लेकर जाए तो बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक, और इससे नीचे लेकर जाए तो लेस इलास्टिक है, तो उसे किंक्ड डिमांड कर्व कहते हैं। कि प्राइस हाई करेगी तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस लो करेगी तो बाकी सारी फर्म्स भी लो कर देगी, तो उसे किंक्ड डिमांड कर्व कहते हैं। ऐसा सब कुछ होता है। उसके बाद अदर जो इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स है वो है डुओपोली, मोनोपोसोनी, ओलिगोपोसोनी और बायलेटरल मोनोपोली। तो डुओपोली में क्या होता है, सबसेट होता है वो ओलिगोपोली का, इसमें सिर्फ 2 फर्म्स होती है इन द मार्केट। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल बायर होता है इसमें। अभी तक हमने सेलर का पढ़ा है, इसमें सिंगल बायर होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स की जो बायर्स होती है वो स्मॉल होती है। बायलेटरल मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल बायर होता है और सिंगल ही सेलर होता है। तो बायलेटरल मोनोपोली वो होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है, वो हम आगे देख लेंगे।